So good evening students. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे अपनी कंडक्शन चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे हीट ट्रांसफर के अंदर, उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसमें जो पोर्शन हमारा बचा हुआ है उसको हम देखेंगे और आगे हम कन्वेक्शन और रेडिएशन चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप जल्दी से ज्वाइन हो जाइए सारे। गुड इवनिंग अरुण, गुड इवनिंग रानू, सभी ज्वाइन हो जाएं जल्दी से। हम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसा हमने उस कंडक्शन में पढ़ा था, कंडक्शन में हमने क्या देखा था कि कंडक्शन में हमने पिछली क्लास में जो है फॉर्मूले वगैरह देखे थे कि कैसे कोई भी रॉड है या कोई भी जो छड़ टाइप होती है उससे जब हम एक एंड को हीट करते हैं तो हीट का ट्रांसफर कैसे होता है, जिसमें मॉलिक्यूल मतलब स्टेबल रहते हैं, अपनी स्टेट को चेंज नहीं करते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते और हीट आगे ट्रांसफर होती रहती है। और उसमें हमने फॉर्मूले देते थे dQ/dt = A/L × T1 - T2। ऐसे ही हमने थर्मल रेजिस्टेंस L/A का फॉर्मूला देखा था। हमने इक्विवेलेंट थर्मल इक्विवेलेंट का फॉर्मूला देखा था। तो इक्विवेलेंट के फॉर्मूले देखे थे हमने सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल के लिए। सीरीज में हमने L1 + L2/L1/K1 + L2/K2 ऐसे देखा था। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में L1 K1 एंड K1A1 + K2A2/A1 + A2 ऐसे फॉर्मूले हमने पढ़े थे और उस पे हमने कई सारे क्वेश्चंस भी फिर डिस्कस किए थे। तो उसी को अब हमारा जो ऊष्मीय चालन में जो मेन चीज जो एक रह गई थी, एक पॉइंट रह गया था जिसपे कभी कभार एक टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो होता है कि जो लेक पर आइस जमती है, वो चीज हम यहाँ पे देखते हैं कि ग्रोथ ऑफ आइस ऑन लेक। कि जब जो मतलब पहाड़ी इलाके होते हैं जहाँ पे बर्फ बहुत ज्यादा जमती है, तो जो लेक होती है उनके ऊपर सर्दियों वगैरह में टेम्परेचर बहुत ज्यादा माइनस में जाने पर बर्फ जम जाती है ऊपर की लेयर। तो वो कैसे जमती है, उस पर किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, क्या उसकी प्रोसेसिंग या कैलकुलेशन है, वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो जैसा हम देख रहे हैं कि जैसा इस डायग्राम में दिखाया, हमारे पास क्या है, एक लेक है जिसमें वाटर है ना। और अब बाहर का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। मतलब नॉर्मल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ जमती है। तो होता क्या है कि वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। लेकिन जब सर्दियां होंगी, बहुत ज्यादा जब ठंड होगी, तो बाहर का टेम्परेचर 0 से भी नीचे हो जाता है, नेगेटिव में हो जाता है, -T टेम्परेचर चला जाता है। तो उस समय पर -T जब टेम्परेचर हो जाएगा, और जबकि जो वाटर है अंदर उसका टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, और इधर नेगेटिव में आ गया टेम्परेचर। तो यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। अपर जो एयर की जो लेयर है वो, और अंदर जो वाटर की लेयर है, दोनों के बीच में एक टेम्परेचर डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। उस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से यहाँ पे हीट का फ्लो शुरू हो जाता है। हीट का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, वाटर की लेयर से बाहर जो एयर की तरफ हीट का फ्लो शुरू हो जाता है, जिससे कि ये जो वाटर की लेयर है यहाँ पे बर्फ जमना शुरू हो जाती है। तो हम कैसे देख सकते हैं, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो देखा है dQ/dt = KA/L × T1 - T2 का। तो यहाँ पे भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, dQ/dt = K जो होगा वो होगा आइस का, है ना। जो यहाँ पे है आइस के लिए K आ जाएगा, और जो एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया A हो जाएगा। लेंथ जो जितनी अब यहाँ पे बर्फ जमी वो हमने मान लिया है कि वो एज्यूम कर लिया h लेंथ तक आइस जमी है। और जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो कितना होगा, -T टेम्परेचर बाहर है और अंदर जो वाटर का टेम्परेचर है वो 0 है। तो टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे हम करेंगे T। तो जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा dQ/dt = KA/H इंटू में T। ये हमारे पास में फॉर्मूला आ जाता है। और जब हम अब यहाँ पे दूसरी चीज ये कि जब ये वाटर आइस में क्या होगा, कन्वर्ट होगा, जब इसकी क्या होगा, फ्रीज होगा, तो उस समय पर जो हीट आएगी वो कौन सी आएगी, ml। क्योंकि हमें पता है फेज चेंज होने पर जो हीट आती है वो कौन सी होती है, ml। तो यहाँ पे अब हमारे पास में जो हीट है हमें पता नहीं, हम इसको स्मॉल हीट मान लिया dq। और dq इज इक्वल टू क्या होगा, मास जो चेंज हुआ है, मतलब वाटर जो चेंज हुआ है आइस में, उसे हमने मान लिया dm। तो dq इज इक्वल टू हो जाएगा dm इंटू में LF लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी कि जो dq इज इक्वल टू dm इंटू में LF, ये हमारे पास में वैल्यू आती है। अब हम यहाँ से dm की वैल्यू क्या रखेंगे, मास हमें पता नहीं है कि वाटर का मास कितना है। तो हम यहाँ से मास को कैसे निकालते हैं, हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम, तो रो इंटू में dv हम यहाँ पे रख देंगे। और जो वॉल्यूम होगा dv, जो स्मॉल वॉल्यूम होगा, उसको हम क्या रख सकते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू में जो लेंथ है वो, तो एरिया ए इंटू में एक्स, ऐसे हम यहाँ पे रख देंगे कि ए इंटू में एक्स यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी वॉल्यूम की।
तो हमारे पास में जो मास की वैल्यू आ जाएगी, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, फिर जो हमारे पास में dq आ गया वो कितना आ गया ml रो a dx, मास की वैल्यू क्या हो गई रो a इंटू dx इंटू में l lf लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और जो हमने हीट जो निकाली थी dq by dt से वो कितनी है t by x इंटू में dt, यहाँ पे हमने हीट निकाल ली है dq और dt को हमने उधर ट्रांसफर कर दिया, इन दोनों हीट को हम इक्वल कर देंगे, क्योंकि जो हीट वाटर से आइस में कन्वर्ट होने में जो हीट लग रही है उसी हीट का ट्रांसफर हो रहा है ऊपर की लेयर में, ठीक है, मतलब ml इज इक्वल टू dq by dt थे, तो dq से इक्वल कर दिया, तो थीटा अपॉन x इंटू dt इज इक्वल टू रो a dx इंटू l हो जाएगा, यहाँ पे एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, और जो dt की वैल्यू है dt की वैल्यू हम यहाँ से जब इसको ट्रांसफर करेंगे इधर हम भेजेंगे, तो dt इक्वेशन क्या बनेगी, dt इधर आ जाएगा और इधर x को इधर ले लेंगे, तो रो l अपॉन से थीटा इंटू में x dx, रो l अपॉन से थीटा इंटू में x dx, ये हमारे पास में इक्वेशन बनती है। अब हम इसका क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन dt इज इक्वल टू हो जाएगा रो l से थीटा x dx, और इसका जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे हम लिमिट कितनी रखेंगे, x की लिमिट हम रखेंगे x1 से लेके x2 तक, ये लिमिट यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, जैसा इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे जो x की लिमिट है वो क्या रखी है इंटीग्रेशन करते समय x1 से x2, और जो x है उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर, है ना, h की पावर 2, और जब अब वैल्यू पुट करेंगे h स्क्वायर में पहले h2 हायर लिमिट और फिर रखेंगे हम लोअर लिमिट, तो h2 स्क्वायर माइनस h1 स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे और टाइम जो है उसका टोटल dt का इंटीग्रेशन करते t आ जाएगा, तो t इज इक्वल टू रो एल अपॉन 2 से थीटा इंटू में x2 स्क्वायर माइनस से x1 स्क्वायर, क्योंकि जब हम x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा 1/2 x स्क्वायर थे, तो x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर हो जाएगा, t इज इक्वल टू रो एल बाय 2 से थीटा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। अब ये पूरा फॉर्मूला आया है टाइम का, लेकिन हमें इसमें केवल क्या याद रखना है, रिलेशन x से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये हमें याद रखना है कि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर थे, ये हमारे पास में रिलेशन आ जाता है। हमें क्या याद रखना है इस इक्वेशन में से कि जो टाइम है, जितना टाइम में जो बर्फ जमेगी तो वो किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर से, ये चीज आ गई। अब हम यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम कैसे रेशो लें अगर टाइम का t1 t2 t3, तो हमने ये एज्यूम किया कि मानते चले अगर हम इनिशियल 0 से x तक 0 से x सेंटीमीटर तक जो बर्फ जमी उसमें टाइम लगता है t1, फिर x से 2x में टाइम लगता है t2, मतलब 0 से x सेंटीमीटर तक बर्फ जमी तो उसमें टाइम कितना लगा t1 मान लिया, फिर x से 2x जब लेंथ तक बर्फ जम रही है तो उसमें टाइम ले लिया t2, और 2x से 3x में जो बर्फ जमी थी उसमें टाइम लगेगा t3, तो जब हम इनका रेशो लेंगे t1 t2 t3 का जब हम रेशो लेंगे तो वो किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, हमें पता है रेशो टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर थे, बाकी चीज जो है रो एल अपॉन 2 पे थीटा वो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि जब 0 से x के लिए h2 और x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से x के लिए h2 की वैल्यू x और h1 की वैल्यू हो गई 0, तो यहाँ पे रखेंगे हम h स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, है ना, और जब फिर x से 2x के लिए अगर हम देखें टाइम, तो t2 वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वही x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, मतलब 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यानी फिर इसमें से हम x स्क्वायर को कॉमन लेते यहाँ पे काट देंगे, तो 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ऐसे ही फिर 2x से 3x के लिए रखेंगे 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 1:3:5:7, ऐसे करके आता है 1 3 5 7 1 3 5 7 9, ये रेशो आता है, ऑड जो नंबर है वो रेशो आता है 1 3 5 7, ये आता है t1 t2 t3 का रेशो 1 3 5 7, कैसे आया, हमें समझ में आया कि टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर से, अगर 0 से x में टाइम लग रहा है t1, x से 2x में टाइम लग रहा है t2 और 2x से 3x में टाइम लग रहा है t3, तो बस हमें अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर सकते हैं हम x स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, फिर 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एंड 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ऐसे करते 1 3 5 7 1 3 5 7 9, ऐसे करते हमारे पास रेशो आ जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो एक दो बार ही आए हैं, मतलब तो इसमें हमें एक तो ये फॉर्मूला हम पूरा याद रखना है कि t इक्वल्स टू रो एल अपॉन 2 थे थीटा इंटू में x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, x2 x1 क्या है, x2 जो है वो मतलब बाहर थी कितने सेंटीमीटर से लेते कितना इंक्रीज हुआ मतलब लेवल में, ये चीज है, x1 जो है वो लोअर लेवल और x2 जो है वो अपर लेयर है, तो x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर,
रेशो पे क्वेश्चन आ सकता है, तो रेशो हमने पता चल ही गया 1 3 5 7 जो फिक्स है। तो ये हमारे पास कंडक्शन का जो आखिरी जो पोर्शन बचता है वो है कि जो किसी भी लेक पर आइस की लेयर को कैसे जमती है ना? तो इसमें हमें पढ़ लिया हमने कैसे हुआ ये चीज़। अनुष्का तिवारी ने पूछा है कि सर फिजिक्स के लिए बेस्ट बुक कौन-सी है? तो अगर हम बात करें एनसीईआरटी का फिजिक्स ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ में आता है। तो अगर हम नीट जेईई के लिए तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी से फिजिक्स को हम कवर नहीं कर सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में थ्योरी बहुत ज़्यादा है और क्वेश्चन लिमिटेड होते हैं। तो हमें इसके लिए दूसरी बुक प्रेफ़र करनी पड़ती हैं क्वेश्चंस करने के लिए। एनसीईआरटी से हम नहीं एनसीईआरटी को हम पूरा पढ़ने के बाद जब कोई चैप्टर खत्म हो जाए तो उसके बाद हम रीड कर सकते हैं। लेकिन पूरी बुक अगर हमें कोई चैप्टर स्टार्टिंग से पढ़ना है तो हम एनसीईआरटी से नीट जेईई लेवल का तो कवर नहीं कर सकते। बोर्ड लेवल का हम इससे पढ़ सकते हैं, पर नीट जेईई के लिए अगर हम पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी से नहीं हो सकता केवल हमें क्वेश्चंस करने के लिए बहुत प्रेफ़र करनी पड़ती हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक आती हैं, वो कर सकते हैं। ये सारी बुक हमें मार्केट में काफ़ी मिल जाती हैं, वो हम इसमें कर सकते हैं। अब हमारे जो है ये अब यहाँ पे हमारा कंडक्शन जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम आगे बात करते हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन कंडक्शन के ऊपर ही है, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे हमने पिछली बार भी क्वेश्चन किए हैं उसी पर है ये कि 1 ग्राम आइस -10 डिग्री सेल्सियस पे प्लस 1 ग्राम वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे, इन दोनों को हमने साथ में जैसे हमने मिक्सिंग वाले क्वेश्चन किए थे जहाँ पे हमने आइस, वाटर, स्टीम इनको मिक्स किया था और फिर फाइनल टेम्परेचर, फाइनल वेट ऑफ आइस, फाइनल वेट ऑफ वाटर क्या बनेगा, ऐसे क्वेश्चन किए थे। तो उसी टाइप का ये क्वेश्चन है कि 1 ग्राम आइस -10 डिग्री सेल्सियस पे 1 ग्राम वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे हमने पुट किया है। तो अब हमें पता करना है कि फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, कितनी आइस होगी, ये सारी चीज़ हमें पता करनी है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर अगर हम एज़्यूम करेंगे, तो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस हमें एज़्यूम करना होगा क्योंकि जो है वाटर 100 पर है, तो वाटर एनर्जी को रिलीज़ करेगा और जो आइस है वो एनर्जी को गेन करेगी। तो यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर हम एज्यूम करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस। तो हम देख सकते हैं अब 1 ग्राम वाटर जो 100 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट होगा, तो कितनी हीट रिलीज़ करेगा ये, जिसे हम बोलेंगे हीट अवेलेबल। तो कितनी करेगा एमएस डेल्टा टी, मास 1 हो गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की 1 हो गई, डेल्टा टी 100, तो 100 कैलोरी हीट जो है वाटर रिलीज़ करेगा। और आइस को 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट होने के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी? तो आइस को सबसे पहले -10 से हमें 0 डिग्री सेल्सियस आइस में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद वाटर में कन्वर्ट करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस से। तो यहाँ पे -10 डिग्री सेल्सियस आइस 0 डिग्री सेल्सियस आइस में कन्वर्ट होगी। तो उसके लिए जो आएगा अपने पास में एमएस डेल्टा टी मास हो जाएगा 1 इंटू में एस 0.5 इंटू डेल्टा टी 10, तो ये हो गया 5 कैलोरी, 5 कैलोरी। और फिर 0 डिग्री सेल्सियस आइस को 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट करेंगे तो एमएल आ जाएगा 1 इंटू में 80 लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो 80 प्लस 5 85 कैलोरी। मतलब हीट रिक्वायर कितनी है आइस को -10 डिग्री सेल्सियस आइस को 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट करने के लिए 85 कैलोरी, और हीट अवेलेबल है 100 कैलोरी। तो 15 कैलोरी जो हीट है वो बची रहेगी अपने पास, और उससे क्या होगा जो वाटर बना है लास्ट में उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो 1 ग्राम वाटर पहले था उससे हमें 1 ग्राम वाटर मिल गया 0 डिग्री सेल्सियस पे, और जो आइस है वो कन्वर्ट हुई है वाटर में, तो उससे 1 ग्राम वाटर आ गया, तो टोटल वाटर कितना है 2 ग्राम वाटर है। हम देख सकते हैं यहाँ पे कि 2 ग्राम वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब 15 कैलोरी जो 15 कैलोरी जो हमारे पास हीट है उससे इस वाटर का टेम्परेचर कुछ इंक्रीज हो जाएगा। अब कितना इंक्रीज होगा ये हमें फाइनल टेम्परेचर निकालना है। तो इसे हम किसके बराबर कर देंगे एमएस डेल्टा टी के, फाइनल टेम्परेचर हम टीएफ मान लेंगे, इनिशियल 0 हो जाएगा। हीट हमारे पास है ये 15, मास हो गया 2 इंटू एस हो गया 1। तो इसमें हम इक्वेशन बन जाएगी 15 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इंटू में टी फाइनल माइनस 0, तो टी फाइनल की वैल्यू आ जाएगी 7.5 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें हमसे क्या-क्या पूछ सकता है कि पूछ सकता है फाइनल टेम्परेचर, इसमें हमसे पूछ सकता है कि लास्ट में फाइनल टेम्परेचर जो है वो 7.5 है और लास्ट में वाटर कितने ग्राम होगा, ये चीज़ पूछ सकता है। आइस कितने ग्राम होगी, तो वाटर हो जाएगा 2 ग्राम एंड जो आइस है वो 0 ग्राम होगी, आइस से इसमें नहीं बचेगी। फाइनल टेम्परेचर 7.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, उसी पर ये एक और क्वेश्चन है।
अब हम आगे जैसा हमने बात की थी हीट ट्रांसफर में हमारे पास 3 मेथड आते हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो हमने पूरा शुरू में इंट्रोडक्शन दिया था कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के बारे में। तो उसमें हमने बात की थी कंडक्शन के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया चैप्टर। अब हम बात करेंगे कन्वेक्शन की। तो कन्वेक्शन में हमारे पास कोई भी ऐसे फॉर्मूले या फिर कैलकुलेशन ऐसे कोई क्वेश्चन हमारे पास नहीं आते इसके ऊपर। हमारे पास में केवल थ्योरेटिकल पोर्शन बनता है कि ये प्रोसेसिंग कैसे होती है, कन्वेक्शन के एग्जाम्पल कौन-कौन से हैं, ये चीज़। तो मैं इसको आपको ऐसे ही बता देता हूँ कन्वेक्शन क्या है, जैसा हमने पहले भी बताया था कि कन्वेक्शन जो होता है उस वो किस पर बेस होता है, ये डेंसिटी के कांसेप्ट पर, डेंसिटी वाले कांसेप्ट पर ये डिपेंड करता है। इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी लोकेशन को परमानेंट चेंज कर लेते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसा हमने पहले भी बात की थी कि कोई भी जब बीकर होता है, जब हम उसमें कोई भी लिक्विड भरा हुआ है और जब इसको नीचे से हीट करना शुरू करते हैं, तो जो सबसे लोअर जो लेयर होती है मॉलिक्यूल्स की, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है जिससे उनकी डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाती है और जो ऊपर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी डेंसिटी रिलेटिवली हाई हो जाती है जिससे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ क्या है मूव करना शुरू कर देते हैं। तो ऊपर के मॉलिक्यूल्स नीचे आ जाते हैं और नीचे के लो डेंसिटी वाले मॉलिक्यूल ऊपर चले जाते हैं और फिर ऐसे ही ऊपर जो ऊपर के और मॉलिक्यूल होते हैं फिर वो नीचे आ जाते हैं। तो ऐसे करके यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो परमानेंट लोकेशन को चेंज करते हैं और हीट का ट्रांसफर होता रहता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो अब कन्वेक्शन के अगर हम एग्ज़ाम्पल कन्वेक्शन में हम देख सकते हैं ये स्लो प्रोसेस है, ये फ़ास्ट स्लो प्रोसेस है ये, लेकिन कंडक्शन से ये थोड़ा-सा फ़ास्ट होता है क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होता है वो फ्री होता है ना? और जो है यहाँ पे बात करें एग्ज़ाम्पल के बारे में, तो एग्ज़ाम्पल हम ये देख सकते हैं कि कन्वेक्शन के लिए जैसा हमने बात की थी, एक एग्ज़ाम्पल हमने पहले भी पढ़ा था कि जो सी एंड लैंड ब्रीज़ होती हैं, समुद्री एवं ज़मीनी हवाओं का कॉन्सेप्ट कन्वेक्शन पे डिपेंड करता है कि जैसे हमने बात की थी दिन के समय में जो है कैसी हवाएँ चलती हैं, समुद्री हवाएँ चलती हैं क्योंकि जो ज़मीन है उसका टेम्परेचर लैंड का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, डेंसिटी कम होती है और जो समुद्र का एरिया होता है वहाँ पे टेम्परेचर कम, डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो समुद्र से जो है हवाएँ चलना शुरू हो जाती हैं। और दूसरी चीज़ जो है वो रात के समय में नाइट में हम देखते हैं तो वहाँ ज़मीनी हवाएँ चलती हैं क्योंकि जो ज़मीन होती है उसका टेम्परेचर कम होता है, डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है और समुद्र का टेम्परेचर ज़्यादा, डेंसिटी कम हो जाती है, तो ज़मीन की ओर से हवाएँ समुद्र की ओर चलना शुरू हो जाती हैं। ज़मीनी हवाएँ उनको बोला जाता है। ये एग्ज़ाम्पल पढ़ा था हमने। ऐसे ही हम आर्टिफ़िशियल कन्वेक्शन देखा जाता है हमारे पास, तो इसमें जो कूलर होते हैं, आर्टिफ़िशियल कूलर होते हैं, फ्रिज, इनमें हमें कन्वेक्शन आर्टिफ़िशियल कन्वेक्शन हमें देखने को मिलता है। ये सारे हमारे पास कन्वेक्शन जो प्रोसेस है उसके एग्ज़ाम्पल होते हैं। ऐसे ही हमने एक और हम एग्ज़ाम्पल आता है कि जब सर्दियों में जब आग जलाते हैं लकड़ी को जब एक साथ में रख के आग जलाते हैं, तो जो जब मतलब उससे हाथों को जब ऊपर रखते हैं, उससे ऊपर रखते हैं गरम करने के लिए, तो ऊपर जस्ट ऊपर आग से जो है हीट ज़्यादा महसूस होती है साइड से कंपैरिज़न में, क्योंकि साइड में हीट कम ट्रांसफ़र होती है, ऊपर ज़्यादा होती है। तो ये भी कन्वेक्शन है क्योंकि वहाँ पे मॉलिक्यूल्स परमानेंट डिस्लोकेट हो रहे हैं, चेंज कर रहे हैं लोकेशन को। तो इसलिए वहाँ पे भी जो है हीट परमानेंट ट्रांसफ़र हो जाती है। तो उसको भी वो भी कन्वेक्शन के कॉन्सेप्ट पर ही डिपेंड करता है। तो ये सारे एग्ज़ाम्पल हमारे पास कन्वेक्शन के आते हैं, है ना? तो ये हमें एग्ज़ाम्पल याद रखने हैं। ऑप्शन में हमसे पूछ सकते हैं कि मतलब जो है ये समुद्री एवं ज़मीनी हवाओं का कॉन्सेप्ट सी एंड लैंड ब्रीज़ का कॉन्सेप्ट जो है वो कन्वेक्शन, कंडक्शन या रेडिएशन कौन से प्रोसेस पे डिपेंड है, कौन-सा प्रोसेस है? ऐसा हमसे पूछ सकता है। तो तो ये हम बात यहाँ पे करते हैं। अब हम बात करेंगे रेडिएशन चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं यहाँ तक कन्वेक्शन तक। फिर हम रेडिएशन जो हीट ट्रांसफर का लास्ट चैप्टर है उसको यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे हीट ट्रांसफर चैप्टर को। कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। आप लोग क्वेश्चन करते रहें हीट ट्रांसफर पे, और जो हमने पहला कैलोरीमेट्री थर्मोमेट्री चैप्टर जो पढ़े हैं, थर्मल एक्सपांशन जो पढ़ा है, उस पर क्वेश्चन आप लगाते रहें डेली, क्योंकि क्वेश्चन करने से ही आपकी स्पीड बनेगी और सारे डाउट भी क्लियर होंगे। अब हम बात करते हैं अपने अगले
अब हम अगले चैप्टर पे जो अपना थर्मल हीट ट्रांसफर के अंदर जो तीसरी यूनिट है वो क्या है, थर्मल रेडिएशन। थर्मल रेडिएशन के बारे में हमने पहले भी बात की थी कि ये ईएम वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जैसा हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में, उसमें हम 7 रेज पढ़ते हैं, है ना? उसी में जो है थर्मल रेडिएशन जो होती है वो कौन सी रेज होती हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो थर्मल रेज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का इंफ्रारेड जो पार्ट होता है वो कवर करती हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन होती हैं। तो इसलिए इनको हम थर्मल रेडिएशन या फिर इंफ्रारेड रेडिएशन भी बोला जाता है। इंफ्रारेड रेडिएशन की जो लैम्डा की जो रेंज होती है, मतलब की जो वेवलेंथ की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, तो हम बात करते हैं 7999 से लेते 10⁻7 एंगस्ट्रॉम तक इनकी रेंज होती है लगभग, है ना? तो थर्मल रेडिएशन कौन से रेडिएशन होते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन होते हैं। सबसे मेन चीज ये होती है। तो ये है, और जो थर्मल रेडिएशन होते हैं इनके फ्लो के लिए, इनके ट्रांसफर के लिए हमें किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जबकि कन्वेक्शन और कंडक्शन प्रोसेस के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वहाँ पे मॉलिक्यूल्स तभी ट्रांसफर होंगे जब कोई मीडियम रिक्वायर होगा। तो मीडियम की अवेलेबिलिटी चाहिए किसके लिए, कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए, जबकि थर्मल रेडिएशन के लिए कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता। इनकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के इक्वल होती है, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड, और इनकी ये सबसे फास्ट प्रोसेस होता है। तो हम बात करते हैं रेडिएशन सबसे फास्ट, फिर कन्वेक्शन होता है और फिर कंडक्शन होता है, ये चीज आती है। और अगर हम देख रहे हैं तो यह जो नॉर्मल जो लाइट जो जिन रूल्स को फॉलो करती है, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, है ना, और स्कैटरिंग, ये सारे जो होते हैं, कलर स्पेक्ट्रम, इन सारे रूल्स को ये भी फॉलो करते हैं। ये प्रॉपर्टी हो जाती है एक। और हमारे पास में जो है, हम बात करते हैं कि जो हायर टेम्परेचर, जैसे कि पायरोमीटर, बैरोमीटर वाला भी एक वो आता है पॉइंट। तो पायरोमीटर का यूज हम जो है वो इसके लिए करते हैं, हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए करते हैं। बोलोमीटर का यूज जो है हम लो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए करते हैं। ये हमारे पास कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट आते हैं, है ना? तो इसमें से हमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि थर्मल रेडिएशन जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशन है। इनकी वेवलेंथ की जो रेंज है वो कितनी होती है, 1000 से लेके लगभग 10⁻7 एंगस्ट्रॉम तक होती है, और है ना, इनकी वेलोसिटी 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड होती है। ये सारे पॉइंट हमें यहाँ पे याद रखने होते हैं। अब हम बात करेंगे थर्मल रेडिएशन में हमारे पास कई सारे रूल्स आते हैं, जैसे स्टीफन्स लॉ, वीन्स लॉ, किरचॉफ लॉ, है ना, ये सारे हमें यहाँ पे पढ़ने होते हैं। और इनके ऊपर इक्वेशन, फॉर्मूले, इनके क्वेश्चन भी आएंगे, तो इसलिए ये थर्मल रेडिएशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। तो अब हम इसमें सबसे पहले देखते हैं थर्मल रेडिएशन में, कि हमारे पास कोई भी नॉर्मल बॉडी है ना? अब ये बॉडी पर जब कोई भी हीट आएगी, हीट आती है, एनर्जी आती है, कौन सी, थ्यू। तो हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन थ्यू है। तो ये बॉडी क्या करेगी कि कुछ हीट को इसमें से एब्जॉर्ब करती है, कुछ हीट को ये रिफ्लेक्ट करती है, और कुछ हीट को ये ट्रांसमिट होने देती है। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि टोटल हीट जो है इंसिडेंट रेडिएशन वो कितना है, थ्यू। इसमें से अगर रिफ्लेक्टेड रेडिएशन की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, क्यू आर नाम देंगे उसको। एब्जॉर्ब्ड जो रेडिएशन हो जाएगा उसको हम क्यू ए नाम देंगे, और जो ट्रांसमिट हो जाएगा, ट्रांसमिटेड रेडिएशन, उसको हम क्यू टी नाम दिया जाता है। तो मतलब कोई भी बॉडी जो है कुछ हीट को एब्जॉर्ब करती है, कुछ हीट को क्या करती है, ट्रांसफर, और कुछ हीट को रिफ्लेक्ट कर देती है। ये हमारे पास बात आती है। तो हम यहाँ पे एनर्जी इक्वेशन देख रहे हैं। तो अब जो टोटल हीट आई है उसमें से ही कुछ हीट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, उसमें से ही कुछ हीट क्या होगी, ट्रांसफर होगी, और कुछ हीट उसमें से ही क्या हो जाएगी, हमारे पास एब्जॉर्ब होगी। तो टोटल हीट जो होगी वो होगी क्यू आर प्लस क्यू ए प्लस क्यू टी, ये होती है। तो क्यू इज इक्वल टू हमारे पास आती है क्यू आर प्लस क्यू ए प्लस क्यू टी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं रिफ्लेक्टिव कोफिशिएंट, एब्जॉर्प्टिव कोफिशिएंट और ट्रांसमिटिव कोफिशिएंट के बारे में हम बात करते हैं। एब्जॉर्प्टिव कोफिशिएंट, एब्जॉर्प्टिव कोफिशिएंट, रिफ्लेक्टिव कोफिशिएंट और ट्रांसमिटिव कोफिशिएंट। तो हम बात कर सकते हैं कि टोटल हीट के रेशियो में कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है, टोटल हीट के रेशियो में कितनी हीट क्या हुई है, ट्रांसमिट हुई है, ये हम यहाँ पे बात करते हैं। तो रिफ्लेक्टिव कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, आर, जिसे हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये कितना होता है हमारे पास, आर इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन क्यू टी। रिफ्लेक्टेड हीट, कितनी हीट रिफ्लेक्ट हुई, क्यू आर अपॉन टोटल हीट, क्यू। और ऐसे ही एब्जॉर्प्टिव कोफिशिएंट कितना हो जाएगा हमारे पास, ए स्मॉल ए, तो क्यू ए अपॉन क्यू ए अपॉन क्यू हो जाएगा। और ट्रांसमिटिव कोफिशिएंट टी जो है वो क्या हो जाएगा, क्यू टी अपॉन क्यू। तो जैसे हमने इक्वेशन पढ़ी टोटल हीट की, क्यू इज इक्वल टू क्यू ए प्लस क्यू आर प्लस क्यू टी।
इसको अगर हम क्यू से डिवाइड कर दें तीनों को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू आर अपॉन क्यू, जिसे बोलेंगे स्मॉल आर, एंड रिफ्लेक्टिव कोफिशिएंट क्यू ए अपॉन क्यू ए, एब्जॉर्प्टिव कोफिशिएंट एंड ट्रांसमिटिव कोफिशिएंट क्यू टी अपॉन क्यू टी हो जाएगा। इसको हम बराबर कर देंगे 1 से, तो हम बोल सकते हैं कि तीनों कोफिशिएंट का जो टोटल है वो 1 से इक्वल होता है। रिफ्लेक्टिव कोफिशिएंट, एब्जॉर्प्टिव कोफिशिएंट एंड ट्रांसमिटिव कोफिशिएंट, तीनों का सम जो है वो 1 से इक्वल है। ये हमारे पास में बात आती है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि टोटल हीट से हम रिफ्लेक्टिव कोएफिशिएंट, एब्जॉर्प्टिव कोएफिशिएंट और ट्रांसमिटिव कोएफिशिएंट को डिफाइन करेंगे। अब हम आगे देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले हमारे पास में एब्जॉर्प्टिव पावर या एब्जॉर्प्टिव कोएफिशिएंट की बात कर लेते हैं। तो एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होती है? एब्जॉर्प्टिव पावर जो होती है वो हमने वही जो एब्जॉर्प्टिव कोएफिशिएंट बोला था ए जो हो जाएगा वो क्या है, क्यू ए अपॉन क्यू थी, जो हीट, टोटल हीट, ये मतलब रेशियो है किसका, heat absorbed, ratio of amount of radiation absorbed by a surface QA to the total heat incident to incident radiation, जो total incident radiation है उस body का वो हो जाएगा, तो QA upon Q, तो ratio of amount of radiation absorbed by a surface to the amount of radiation incident upon it, it is defined as the coefficient of absorption A is equals to QA upon QE हो जाएगा अपने पास। यह एक यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस जो है होता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों हीट हीट हैं तो यूनिट कट जाएगी, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, तो यह एक यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस है ये, तो इसे हम बोलेंगे एब्जॉर्प्टिव कोएफिशिएंट। अब आगे हम बात करते हैं एमिसिव पावर या स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर के बारे में। तो एमिसिव पावर के बारे में बात कर रहे हैं, तो एमिसिव पावर क्या हो जाएगी अपने पास में, तो यह होती है किसी भी बॉडी जो है, कोई भी बॉडी कितनी जो एनर्जी है उसको क्या है, मतलब रेडिएशन को इमिट कर पा रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में, मतलब कि कोई भी बॉडी पर यूनिट एरिया से पर यूनिट टाइम में कितनी रेडिएशन को इमिट करती है वो उसकी एमिसिव पावर कही जाती है। तो एमिसिव पावर क्या हो जाएगी, अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन इमिटेड बाय यूनिट सरफेस एरिया इन यूनिट सेकेंड या यूनिट टाइम में एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, तो उसे हम बोलते हैं, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, अगर E इज इक्वल टू देते हैं तो क्यू बाय 80, फॉर्मूला क्या आता है, क्यू बाय 80 है ना, E इज इक्वल टू क्यू बाय 80 फॉर्मूला आता है। तो क्यू जो है उसकी जूल पर एरिया मीटर स्क्वायर इंटू में टी टाइम सेकेंड, तो जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड या वाट पर मीटर स्क्वायर यूनिट हो जाती है। फॉर्मूला हो जाएगा एमिसिव पावर का क्यू अपॉन 80, ये फॉर्मूला आता है। दूसरा आता है, अब यह एमिसिव पावर तो हम बोल रहे हैं कि सारी लैम्डा के लिए, इसमें हम कोई ऐसा नहीं है कि इसमें हमने जीरो से लैम्डा सभी जो वेवलेंथ है उसके लिए देखा, पर अगर हमें स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर चाहिए तो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई लैम्डा से, मतलब ये हो जाएगा लैम्डा से लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा के बीच में कोई भी जो बॉडी है वो पर यूनिट एरिया से पर यूनिट टाइम में कितनी रेडिएशन को इमिट कर रही है, वो उसकी क्या कहलाती है, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, मतलब कि हम बोल सकते हैं ई लैम्डा का मतलब हो गया स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, जो है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर वो हो जाएगी लैम्डा से लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा के बीच में पर यूनिट एरिया से पर यूनिट टाइम में कितनी रेडिएशन इमिट कर रही है बॉडी, वो उसकी स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर कहलाती है। तो इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला आता है हमारे पास में क्यू लैम्डा अपॉन ए टी डेल्टा लैम्डा, क्यू लैम्डा अपॉन ए टी डेल्टा लैम्डा, तो इसलिए यूनिट आती है वाट पर मीटर स्क्वायर इंटू में एंगस्ट्रॉम या लैम्डा जो यूनिट है वो आती है। तो इसको हम इंटीग्रेशन की फॉर्म में भी देख सकते हैं, ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई लैम्डा डी लैम्डा, ऐसे भी हम यहाँ पे देख सकते हैं इंटीग्रेशन ई लैम्डा, क्योंकि अगर हम देखें तो यह जो है हमारे पास में टोटल जो एमिसिव पावर होती है ना, वो ई लैम्डा और लैम्डा के बीच में अगर हम ग्राफ खींचेंगे कि स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर और जो लैम्डा है वेवलेंथ के बीच में जब हम ग्राफ बनाएंगे तो उस ग्राफ का एरिया जो होगा वो टोटल एमिसिव पावर होगा, क्योंकि जो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है वो एक गिवन वेवलेंथ पर है ना, स्पेसिफिक वेवलेंथ पर है, जबकि एमिसिव पावर टोटल वेवलेंथ पर है, मतलब टोटल एमिसिव पावर हर वेवलेंथ के लिए। तो हम जब इसका एरिया निकाल लेंगे ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा ग्राफ का, तो हमें वो एमिसिव पावर मिल जाएगी, इसलिए हम एरिया मतलब क्या है, इंटीग्रेशन टोटल, तो इसलिए ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई लैम्डा डी लैम्डा, और लैम्डा की लिमिट 0 से इनफाइनाइट कर देंगे तो हमें टोटल एमिसिव पावर मिल जाएगी। ऐसा यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर एंगस्ट्रॉम, ये बात आ जाती है। तो ये यहाँ पे हमारे पास दो डेफिनेशन बनती हैं एमिसिव पावर की और स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर की। एमिसिव पावर E इज इक्वल टू क्यू बाई 80, पर यूनिट एरिया से पर यूनिट टाइम में कितनी ही हीट रेडिएशन इमिट हो रहे हैं वो एमिसिव पावर हो जाएगी,
और स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर लैम्डा से लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा के बीच में कितने जो इस रेडिएशन है वो इमिट हो रहे हैं पर यूनिट एरिया से पर यूनिट टाइम में, वो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास आती है बात। अब हम बात करते हैं आइडियल ब्लैक बॉडी के बारे में। आइडियल ब्लैक बॉडी के बारे में अगर हम देखें तो आइडियल ब्लैक बॉडी क्या होती है, तो हम बात करते हैं आइडियल ब्लैक बॉडी होने के लिए कोई भी बॉडी आइडियल ब्लैक बॉडी कब हो सकती है, तो उसके लिए हमारे पास दो कंडीशन आती हैं मेनली। दो कंडीशन कौन-कौन सी होती हैं? कोई भी बॉडी को हम आइडियल ब्लैक बॉडी तभी बोल सकते हैं जब बॉडी जो है वो मतलब सारे जो रेडिएशन हैं, जो उस पर इंसिडेंट हो रहे हैं, वो सबको एब्ज़ॉर्ब करे। मतलब 0 से लैम्डा तक के सभी रेडिएशन को जो बॉडी एब्ज़ॉर्ब करती है, एक तो वो कंडीशन हो गई, उसे हम आइडियल ब्लैक बॉडी बोलते हैं। और जब उस वह मतलब रेडिएशन को इमिट करेगी, तो वह सारे रेडिएशन को इमिट करेगी, मतलब 0 से लैम्डा तक के सभी रेडिएशन को इमिट भी करे। तो कोई भी बॉडी जो सभी रेडिएशन को 0 से लैम्डा तक के सभी रेडिएशन को ऑल रेडिएशन को एब्ज़ॉर्ब करे और ऑल रेडिएशन को ही इमिट करे 0 से लैम्डा तक के, उसको हम आइडियल ब्लैक बॉडी बोल सकते हैं। मतलब यह बॉडी जो है वो केवल एब्ज़ॉर्ब करती है, इसकी जो एब्ज़ॉर्प्टिव कोएफ़िशिएंट होता है वो 1 के इक्वल होता है, A इक्वल्स टू 1 होता है आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए। जबकि जो R है रिफ्रैक्टिव कोएफ़िशिएंट, ट्रांसमिटिव कोएफ़िशिएंट, ये क्या होते हैं? 0 होते हैं। जबकि जो अ, वो है आपका एब्सॉर्प्टिव कोएफ़िशिएंट ए वो क्या है 1 के इक्वल होता है। तो आइडियल ब्लैक बॉडी कोई भी हम बोल सकते हैं कि जो है लो टेम्परेचर पे बॉडी जो सभी रेडिएशन को एब्ज़ॉर्ब कर ले और हाई टेम्परेचर पर अपने सभी रेडिएशन को इमिट कर दे, वह बॉडी आइडियल ब्लैक बॉडी है। आइडियल ब्लैक बॉडी होने के लिए केवल यही 2 कंडीशन चाहिए। तीसरी कंडीशन ऐसे भी सोचते हैं कि मतलब कोई भी जो है कलर ब्लैक होना चाहिए बॉडी का, कि ब्लैक कलर की बॉडी ही आइडियल ब्लैक बॉडी हो सकती है, पर यह ज़रूरी नहीं होता कि आइडियल ब्लैक बॉडी बनने के लिए कलर ब्लैक होना ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं है। बस यह होता है कि अगर कलर ब्लैक होगा तो उससे चांसेस ज़्यादा होते हैं आइडियल ब्लैक बॉडी बनने के। और अगर दूसरी चीज़ ये भी होती है कि कोई रफ़ जो सरफेस वाली बॉडी होती है, उससे भी चांसेस जो होते हैं आइडियल ब्लैक बॉडी बनने के वो भी ज़्यादा होते हैं, नॉर्मल बॉडी की तुलना में। रफ़ बॉडी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ये चीज़ है ना? और आइडियल ब्लैक बॉडी जो अभी तक हैं मतलब डिफाइन मतलब मानते हैं आइडियल ब्लैक बॉडी अज़्यूम करते हैं वो कौन है? सन और जितने भी स्टार्स होते हैं उन सबको हम आइडियल ब्लैक बॉडी एज्यूम किया जाता है। सन को और स्टार्स को आइडियल ब्लैक बॉडी एज्यूम किया जाता है। और जो लैंप ब्लैक होता है, काजल जिसे बोलते हैं, तो अ, उसको 98% तक आइडियल ब्लैक बॉडी मान लिया जाता है। 100% तो नहीं है पर हाँ, 98% तक वो आइडियल ब्लैक बॉडी के सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको फ़ॉलो करती है, इसलिए उसको 98% तक आइडियल ब्लैक बॉडी मान लिया जाता है। तो ये आइडियल ब्लैक बॉडी की बात होती है। आइडियल ब्लैक बॉडी हमने देख लिया, बॉडी सरफेस व्हिच एब्ज़ॉर्ब ऑल इंसिडेंट थर्मल रेडिएशन एट लो टेम्परेचर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर वेवलेंथ, मतलब सारे वेवलेंथ के रेडिएशन को एब्ज़ॉर्ब कर लेगी लो टेम्परेचर पर एंड इमिट आउट ऑल दीज़ एब्ज़ॉर्ब्ड रेडिएशन एट हाई टेम्परेचर इज़ अस्यूम्ड टू बी एन आइडियल ब्लैक बॉडी सरफेस। और सभी रेडिएशन को वो क्या है इमिट कर देती है हाई टेम्परेचर पर, तो उसे आइडियल ब्लैक बॉडी सरफेस बोला जाता है। आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए एज इक्वल्स टू 1 होता है लो टेम्परेचर पे, आर इज और टी दोनों 0 हो जाएँगे, ये हमने बात कर ली, है ना? एनी टेम्परेचर द स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, एक और पॉइंट आता है कि स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो होता है, आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए वो क्या होता है हमेशा कंटीन्यूअस होता है। स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमेशा क्या होता है उसके लिए कंटीन्यूअस होता है, सतत होता है मतलब। आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए ब्लैक कलर होना आवश्यक नहीं है, ज़रूरी नहीं है, नीडी नहीं है। जो लेबोरेटरी के अंदर जो आइडियल ब्लैक बॉडी बनाने की कोशिश की गई थी, वो थी फेरीज आइडियल ब्लैक बॉडी बोलते हैं इसको। इन्होंने एक ऐसे काँच का एक ऐसे बॉक्स टाइप में बनाया था सर्कुलर, और इसका जो एंट्री पॉइंट था, इसका जो ये विंडो थी, ये बहुत ही स्मॉल रखी गई थी। इस हिसाब से इसको और यहाँ पे एक मिरर लगा दिया था सामने, बिल्कुल होल के सामने एक मिरर लगाया था कि कोई भी रेडिएशन जब इसमें आएगा तो इस मिरर से बहुत ज़्यादा बार इसमें क्या होगा रिफ्लेक्शन होगा, है ना? और जो रिफ्लेक्शन होगा तो मैक्सिमम जो मतलब रेडिएशन है वो इसी के अंदर रह जाता था इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर, और जो बाहर जाने वाला था वो लगभग बहुत कम था, मतलब ना के बराबर था। तो इस यह भी जो है लगभग एक आइडियल ब्लैक बॉडी बनाने की कोशिश की गई थी। इसे फेरीज़ आइडियल ब्लैक बॉडी बोला जाता है।
तो ये हम आइडियल ब्लैक बॉडी के बारे में बात की। आइडियल ब्लैक बॉडी मतलब 2 कंडीशन मेनली होती हैं। कौन-कौन सी 2 कंडीशन हो गई कि सबसे पहले तो लो टेम्परेचर पर वो 0 से लैम्डा तक सभी रेडिएशन को एब्ज़ॉर्ब करेगी और हाई टेम्परेचर पर 0 से लैम्डा तक सभी रेडिएशन को एमिट भी करेगी। है ना? ये 2 कंडीशन है। ब्लैक होना आवश्यक नहीं है। जो एज़्यूम किया गया है आइडियल ब्लैक बॉडी तो वो कौन-सी है? हमारा सन और सभी स्टार्स। लैबोरेटरी में जो बनाई गई वो फेरीज़ आइडियल ब्लैक बॉडी। तो ये हमने यहाँ तक बात की, अगर समझ में आ रहा है तो बता दें और अगर कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं आप अभी मुझसे। किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लें, एक बार और देख लें और हम इसके बारे में अभी और देखेंगे। माइक म्यूट। अब साउंड आ रही है? तो जो डाउट पूछा था ज्योति मौर्य ने कि एज इक्वल्स टू 1 हो तो आइडियल बिहेव कैसे शो करेगी, हम मैं ये बता रहा था, इसको मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। जो डाउट है कि हमने बात की थी कि ए प्लस आर प्लस टी प्लस वन इज ए प्लस आर प्लस टी इज इक्वल्स टू 1 होता है। दी एब्जॉर्प्टिव कोफिशिएंट, रिफ्लेक्टिव कोफिशिएंट एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का जो सम है वो 1 के इक्वल है। तो जब कोई भी बॉडी, जब हमने आइडियल बैक बॉडी के लिए कंडीशन बोली तो क्या बोली थी कि बॉडी जो है वो लो टेम्परेचर पर सभी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। मतलब वो रिफ्लेक्ट 0% करेगी, ट्रांसमिट भी 0% करेगी। तो इसलिए रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट और ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो ऑटोमेटिक जो है एज इक्वल टू क्या आ जाएगा वहां पे 1। ये चीज है। और जब हाई टेम्परेचर होगा तो वो बॉडी मैक्स सारी की रेडिएशन को क्या करेगी, इमिट करेगी। है ना, 0 से लैम्डा तक थे, तो उस समय उसकी एमिसिव पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और उस समय उसकी एब्जॉर्प्टिव और ट्रांसमिटिव पावर 0 हो जाएगी। तो इसलिए एज इक्वल टू 1 होने पर बॉडी जो है वो आइडियल बिहेव करती है। आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए ये कंडीशन होती है। ये हमने बात की। अब हम आगे थ्योरी को कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम बात करेंगे एमिसिविटी के बारे में। एमिसिविटी क्या है और रिलेटिव एमिसिविटी क्या होती है। तो एमिसिविटी के बारे में हम बात करें तो एमिसिविटी जो होती है वो होती है कि रेडिएशन रेडिएशन एनर्जी जो किसी भी बॉडी के यूनिट सरफेस एरिया से निकली यूनिट टाइम में, है ना, और यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग। मतलब कि जो रेडिएशन, जैसे हमने बात की थी एमिसिव पावर जो थी वो किसके बारे में, एमिसिव पावर देखी थी हमने E इज इक्वल्स टू क्यू बाई एटी, कि पर यूनिट एरिया से पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी जो है इमिट हो पा रही है, उसको हमने एमिसिव पावर बोला था, E इज इक्वल्स टू क्यू बाई एटी। अब एमिसिविटी जो है वो क्या हो जाएगी यूनिट टाइम में,
करेस्पॉन्डिंग टू यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस अब यहाँ पे ले लिया हमने, बस यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, नई चीज है, और बाकी जो है पूरी डेफिनेशन वही रहेगी कि पर यूनिट एरिया से पर यूनिट टाइम में जो एनर्जी इमिट होगी वो तो क्या है एमिसिव पावर, और एमिसिविटी के लिए हमें क्या करना है, बस टेम्परेचर डिफरेंस लेना है, या फिर कह सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस मतलब सराउंडिंग और बॉडी के बीच में क्या टेम्परेचर डिफरेंस है, डेल्टा टी लिया है यहाँ पे, सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में जो एमिसिव पावर है उसी को हम एमिसिविटी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एमिसिविटी जैसे एमिसिव पावर की यूनिट क्या थी, वाट पर मीटर स्क्वायर या जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे डेल्टा टी और आ गया है ना, टेम्परेचर डिफरेंस और आ गया, तो यूनिट हो जाएगी वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। तो एब्सोल्यूट, अब हमारे पास इमिसिविटी दो टाइप की, एब्सोल्यूट इमिसिविटी तो ये हो गई नॉर्मल इमिसिविटी जो बोलते हैं वो, अभी तो आती है रिलेटिव इमिसिविटी जिसे बोलते हैं ई आर। ई आर जो होता है वो होता है हमारे पास में emissive power of general body upon emissive power of ideal black body, या फिर हम बोल सकते हैं एमिसिविटी ऑफ जनरल बॉडी अपॉन एमिसिविटी ऑफ आइडियल ब्लैक बॉडी। अब एमिसिविटी जो होती है तीसरी आइडियल ब्लैक बॉडी की वो क्या होती है, 1 होती है। अगर हम रिलेटिव एमिसिविटी देखेंगे तो इसके लिए आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए तो वो इस फॉर्मूले से क्या आई थी, 1 निकल के आई थी, क्योंकि इमिटेड रेडिएशन जो है आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए वो क्या होता है, टोटल होता है, जितना आया उतना उसने इमिट कर दिया, तो इसलिए रेशियो कट जाएगा, तो इसकी वजह से वैल्यू क्या आई थी, 1 आई थी। तो आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए अगर पूछा जाए कि रिलेटिव एमिसिविटी कितनी होती है, 1 पे इक्वल होती है। ब्लैक होल जो हम बात करते हैं स्पेस में जो ब्लैक होल होता है उसके लिए रिलेटिव एमिसिविटी 0 होती है, क्योंकि जो ब्लैक होल होता है उसमें से कभी भी कोई भी रेडिएशन बाहर नहीं जाता है ना, तो उसकी जो एमिसिव पावर है वो क्या है, 0 है लगभग, तो इसके लिए उस ब्लैक होल के लिए रिलेटिव एमिसिविटी 0 होती है। नॉर्मल कोई भी जनरल बॉडी है उसके लिए रिलेटिव एमिसिविटी की जो वैल्यू होती वो 1 और 0 के बीच में होती है ना, 1 और 0 के बीच में ही होती है हमेशा, 1 से कम होती पर है ना, 1 से कम या उससे बराबर हो सकती है, 1 से बराबर किसके लिए होती है, केवल आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए। क्यों होती कम 1 से, क्योंकि हमने बात की थी जनरल बॉडी के द्वारा, जनरल बॉडी जो रेडिएशन इमिट कर रही है वो हमेशा पूरे रेडिएशन इमिट नहीं कर पाती है, तो आइडियल ब्लैक बॉडी से रेडिएशन जो है वो हमेशा क्या होंगे, कम होंगे, तो इसकी वजह से जो एब्सोल्यूट या रिलेटिव जो एमिसिविटी है वो उसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी कोई भी जनरल बॉडी के लिए, है ना। तो हमें रिलेटिव एमिसिविटी की वैल्यू एक तो आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए याद रखनी है कि 1 होती है, ब्लैक होल के लिए 0 होती है, नॉर्मल बॉडी के लिए 0 से 1 के बीच में होती है, 1 से कम होती है। ये बात करते हैं हम। अब हम अगला देखते हैं, जो हमारे पास अगली थ्योरी आती है वो आती है क्या, प्रिवॉट्स थ्योरी। प्रिवॉट्स थ्योरी जो है, अब ऐसे ही अपने पास में 2-3 थ्योरी आएंगी इसके अंदर, थर्मल रेडिएशन के अंदर एक प्रिवॉट्स थ्योरी है, फिर उसके बाद किर्चॉफ लॉ है, फिर स्टीफन लॉ आता है, स्टीफन लॉ में हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आएंगे, फिर स्टीफन का हम जो कूलिंग और हीटिंग कॉन्सेप्ट देखते हैं, शीतलन लॉ है ना, ये सारे हम पढ़ते हैं, कूलिंग लॉ वगैरह, वीन्स कांस्टेंट पढ़ते हैं, वीन्स हाइपोथेसिस, वीन्स थ्योरी, ये सारी चीजें इसमें हम पढ़ते हैं, फिर फ्रॉनहोफर लाइंस वगैरह ये थर्मल रेडिएशन में आते हैं, तो इसमें काफी सारे हमारे पास फॉर्मूले और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से। तो इसमें हम अभी बात कर रहे हैं तो इसके बारे में, प्रिवॉट्स थ्योरी के बारे में। प्रिवॉट्स थ्योरी की बात करें तो प्रेबर्स थ्योरी क्या कहती है, प्रेबर्स थ्योरी ऑफ हीट एनर्जी एक्सचेंज, यह कहती है कि कोई भी जो बॉडी होती है उस वो अपने सराउंडिंग से हमेशा हीट का ट्रांसफर कंटिन्यूअस करती रहती है, मतलब कोई भी बॉडी और उसके सराउंडिंग के बीच में हीट का ट्रांसफर कैसा रहता है, हमेशा कंटिन्यूअस रहता है, कि कोई भी बॉडी हीट को क्या कर रही है, सराउंडिंग से लगातार एब्जॉर्ब भी करती रहती है और हीट को क्या करती रहती है, इमिट भी वहां से लगातार होता रहता है, इमिशन भी होता रहता है। So according to Prevost, at every possible temperature, there is a continuous heat energy exchange between a body and its surrounding. Surrounding और body के बीच में लगातार continuous heat energy exchange चलता रहता है। बस एक टेम्परेचर को छोड़ते वो होता है 0 केल्विन टेम्परेचर। 0 केल्विन टेम्परेचर पे जो बॉडी है वो कभी भी एनर्जी रिलीज नहीं करेगी, हमेशा एनर्जी को क्या करती है, रेडिएशन को हमेशा एब्जॉर्ब करती है, तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है केवल, वहां पे इमिसिव पावर जो है 0 हो जाती है, इमिशन नहीं होता रेडिएशन का, अब 0 केल्विन टेम्परेचर पे ये चीज है। तो प्रिवॉट्स थ्योरी के अनुसार
पेपर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कोई भी बॉडी जो है वो लगातार उसके सराउंडिंग के साथ एनर्जी का एक्सचेंज करती रहती है, एब्जॉर्ब भी करेगी एनर्जी को, रेडिएशन को और एमिट भी करती रहती है। अब हमारे पास में यहाँ पे 3 फेज़ बनते हैं पेपर्स थ्योरी में। सबसे पहला जो फेज़ बनता है वो बनता है कि जब हम एक ठंडी जो बॉडी है, कोल्ड बॉडी है, उसको एक हॉट सराउंडिंग में रख देते हैं। मतलब कि मान के चलते हैं कि हमारे पास कोई बॉडी है, उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है और उसको हमने ऐसे सराउंडिंग में रख दिया जहाँ टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है। तो अब जो क्या होगा कि वो 10 डिग्री सेल्सियस की बॉडी सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो सराउंडिंग से एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब भी करेगी और एमिट भी करेगी। तो एब्ज़ॉर्ब ज़्यादा करेगी, एनर्जी एब्ज़ॉर्प्शन ज़्यादा होता है और एमिशन ज़्यादा कम होता है। तो जिसकी वज़ह से उस बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा? बढ़ेगा, मतलब हीटिंग इफ़ेक्ट होगा वहाँ पे। तो जब हम एक कोल्ड बॉडी को एक हॉट एनवायरनमेंट में, हॉट सराउंडिंग में रखते हैं, तो वह बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्ज़ॉर्ब करेगी और कम से कम हीट को क्या करेगी, रिलीज़ करेगी। जिसकी वजह से उस बॉडी की एनर्जी बढ़ेगी और टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा और इसे हम हीटिंग इफेक्ट बोलेंगे। तो लो टेम्परेचर बॉडी को हाई टेम्परेचर सराउंडिंग में रखने पर बॉडी हीटिंग मतलब हीट होती है, हीटिंग इफेक्ट वहाँ पे लगता है। दूसरी कंडीशन ये आती है कि हमने क्या किया कि हमने एक हाई टेम्परेचर बॉडी को लो टेम्परेचर सराउंडिंग में रख दिया। मतलब कि हमारे पास एक मान सकते हैं कि अ, मतलब 40 डिग्री सेल्सियस की एक बॉडी है, उसको हमने 0 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस की सराउंडिंग में रख दिया। तो वह बॉडी अब ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को क्या करेगी? रिलीज़ करेगी। यहाँ पे एनर्जी का एमिशन ज़्यादा होगा, रिलीज़ ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी करेगी और एब्ज़ॉर्ब्ड एनर्जी जो होगी वो मिनिमम होगी। कम से कम एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब करेगी। ये चीज़ है। ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को क्या करेगी? रिलीज़ और कम से कम एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब करेगी। तो उसकी वज़ह से उस बॉडी की एनर्जी कम होती जाएगी, रेडिएशन कम होते जाएँगे और टेम्परेचर उसका कम होता चला जाएगा और वहाँ पे कूलिंग इफ़ेक्ट लगेगा। कौन-सा इफ़ेक्ट? कूलिंग इफ़ेक्ट, ठंडी होती चली जाएगी बॉडी। तो हाई टेम्परेचर बॉडी को लो टेम्परेचर सराउंडिंग में पुट करने पर बॉडी क्या होती है? ठंडी होती है, कूलिंग इफ़ेक्ट होता है। है ना? और तीसरी कंडीशन जो होती वो वही हो जाएगी कि जब बॉडी 2 बॉडी मतलब जब हमने ऐसे बॉडी को ऐसे सराउंडिंग में रखा जिसका सराउंडिंग का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल है। तो वहाँ पे क्या होगा कि नेट जो एनर्जी ट्रांसफर है वो क्या हो जाएगा 0 नेट एनर्जी ट्रांसफर 0 होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि एनर्जी का ट्रांसफर होता जाएगा, बॉडी लगातार हीट रिलीज़ करेगी और एब्ज़ॉर्ब भी करेगी। लेकिन जितनी बॉ बॉडी जो है हीट को रिलीज़ करेगी, उतनी ही हीट को क्या कर लेगी, एब्ज़ॉर्ब भी कर लेगी। तो इसलिए नेट एनर्जी ट्रांसफर जो है वहाँ पे रुक जाता है। सराउंडिंग से नेट एनर्जी ट्रांसफर रुक जाएगा जिसकी वज़ह से बॉडी के टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ना तो यहाँ पे कोई कूलिंग इफ़ेक्ट होगा और ना ही यहाँ पे कोई हीटिंग इफ़ेक्ट होगा। तो ये हमारे पास में कंडीशन आती है। तो प्रेबोट्स थ्योरी को अगर हम देखते हैं तो प्रेबोट्स थ्योरी के अनुसार हम बोल सकते हैं कि कोई भी बॉडी अपने सराउंडिंग से कंटीन्यूअस एनर्जी या रेडिएशन का एक्सचेंज करती रहती है। एनर्जी एब्ज़ॉर्प्शन, एनर्जी एमिशन लगातार चलता रहता है। 3 हमारे पास केस बनते हैं कि सबसे पहले अगर हम कोई कोल्ड बॉडी को हॉट सराउंडिंग में रखेंगे, तो वहाँ पे कौन-सा इफ़ेक्ट लगेगा? हीटिंग इफ़ेक्ट लगेगा, बॉडी क्या होगी? गर्म होगी। जो है बॉडी एब्ज़ॉर्ब ज़्यादा करेगी, रिलीज़ कम करेगी एनर्जी को। और दूसरी कंडीशन में जब हम एक हॉट बॉडी को कोल्ड सराउंडिंग में रखेंगे, तो वहाँ कूलिंग इफ़ेक्ट लगेगा, बॉडी का टेम्परेचर कम होगा। बॉडी एनर्जी एब्ज़ॉर्ब ज़्यादा करेगी और रिलीज़ मतलब बॉडी जो है वहाँ पे रिलीज़ ज़्यादा करेगी, एब्ज़ॉर्ब कम करेगी। और तीसरी कंडीशन में जब सराउंडिंग के इक्वल टेम्परेचर वाली बॉडी को रखा जाएगा, तो नेट एनर्जी का फ्लो, नेट रेडिएशन फ्लो 0 हो जाएगा, बॉडी के टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। पर यह हम केवल 0 केल्विन टेम्परेचर को छोड़कर कोई भी टेम्परेचर पे भी ये चीज़ होती है। 0 केल्विन टेम्परेचर पर बॉडी केवल और केवल हीट को रेडिएशन एब्ज़ॉर्ब करती है, रिलीज़ नहीं करती है। 0% रिलीज़ होता है, 0% इमिशन होता है। ये चीज़ होती है। इसका एक एग्ज़ाम्पल हम देख सकते हैं प्री-बोर्ड थ्योरी का कि जब हम एसी वाले रूम में एंटर होते हैं, तो एसी के रूम में रहने पर हमारे थोड़ी बहुत देर में हम क्या है ठंडा महसूस करना शुरू कर देते हैं। क्यों करना शुरू कर देते हैं? हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। जबकि सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होता है एसी की वज़ह से वो कम हो जाता है। जैसे हमने 18 पे सेट किया है, 16 पे सेट किया, 20 पे सेट किया एसी का टेम्परेचर, तो उस हिसाब से जो सराउंडिंग टेम्परेचर है वो 16, 18, 20 हो जाता है। तो अब सराउंडिंग टेम्परेचर कम होने की वजह से हमारी बॉडी जो है, वो हीट रिलीज़ करना शुरू कर देती है। ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो रेडिएशन जो है रिलीज़ होने लग जाते हैं और एब्ज़ॉर्प्शन होता है लेकिन वो कम होता है। जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है और वहाँ पे कूलिंग इफ़ेक्ट लगता है।
तो इसलिए वो कंसेप्ट से हम इसको याद रख सकते हैं प्रीवेस्ट थ्योरी के कंसेप्ट को। तो ये हमने तो ये हम बात कर रहे थे इसके बारे में। हाँ, तो ये हम प्रेबोट्स थ्योरी के प्रेबोट्स थ्योरी के बारे में हमने बात की। अब हम आगे बात करेंगे दूसरा जो हमारे पास में लॉ आता है वो कौन सा है, किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ के बारे में हम बात करते हैं। किरचॉफ लॉ क्या कहता है, इसको अगर हम देखें तो अगर हमें इसे एक स्टेटमेंट में समझाना हो किरचॉफ लॉ को थर्मल रेडिएशन में, तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी बॉडी की जो स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर होती है वो उस बॉडी की स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्या बोला मैंने, मैं रिपीट करता हूँ कि कोई भी बॉडी की स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर ई लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर। स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर ई ए लैम्डा से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ई लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए लैम्डा से। या फिर स्पेक्ट्रल ना बोले तो हम नॉर्मल भी बोल सकते हैं इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर को, कि ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए थे, है ना। और उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे साइन को हम हटाते हैं तो वो आता है वहां पे कांस्टेंट पे आ जाता है ना। तो ई लैम्डा इज इक्वल टू पे ए लैम्डा पे होता है। या फिर हम डायरेक्ट, हमें बस यही याद रखना है कि ई लैम्डा अपॉन ए लैम्डा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। किसी भी बॉडी की स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर उसकी किससे, एब्जॉर्प्टिव एमिसिव पावर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एब्जॉर्प्टिव स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। या फिर दोनों का रेशो इस मतलब कि स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर का जो रेशो है वो क्या है, कांस्टेंट होता है। और ऐसे अगर हम सभी बॉडीज के लिए बराबर कर देंगे रेशो को, और ये रेशो किसके बराबर होता है, फिर आइडियल ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर से इक्वल होता है ना। कि स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर और स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशो किससे इक्वल होता है, आइडियल ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर से इक्वल होता है। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जब स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पेक्ट्रल एमिसिव एब्जॉर्प्टिव पावर से, मतलब कि कोई ऐसी बॉडी है जो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को क्या कर रही है, इमिट कर रही है, तो फिर जब उसका स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर ज्यादा होगी, ई लैम्डा ज्यादा होगा, तो फिर उसका ए लैम्डा भी ज्यादा होगा, मतलब स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर भी क्या होगी, ज्यादा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कोई भी बॉडी जब ज्यादा से ज्यादा एनर्जी या रेडिएशन इमिट करेगी तो ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन को क्या करेगी, एब्जॉर्ब भी करेगी। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कोई बॉडी ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी तो फिर वो इमिट भी ज्यादा करेगी। इसलिए यहाँ पे हम बोलते हैं कि जो गुड एब्जॉर्बर होते हैं वो हमेशा गुड इमीटर होते हैं, और जो बैड एब्जॉर्बर होगा वो बैड इमीटर भी होगा। मतलब जिसकी एब्जॉर्प्टिव पावर ज्यादा होगी उसकी इमिटिव पावर ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी, और जिसकी एब्जॉर्प्टिव पावर कम होगी उसकी इमिटिव पावर भी क्या होगी, कम होगी। ये हम फिर कौन से लॉ के आधार पे बोल रहे हैं, किरचॉफ लॉ के आधार पे। तो किरचॉफ लॉ के अनुसार हम बोल सकते हैं कि एट अ गिवन टेम्परेचर फॉर ऑल बॉडीज द रेशियो ऑफ देयर इमिसिव पावर टू एब्जॉर्प्टिव पावर इज कांस्टेंट। इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का जो रेशियो है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एंड दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू इमिसिव पावर ऑफ द आइडियल ब्लैक बॉडी एट सेम टेम्परेचर। आइडियल ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर से क्या होता है, सेम इक्वल होता है ये रेशियो। तो कोई भी बॉडी जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी उतना ज्यादा रिलीज भी करेगी। तो गुड एब्जॉर्बर गुड इमीटर होते हैं, बैड एब्जॉर्बर बैड इमीटर होते हैं। ये चीज हमारे पास में यहाँ पे आती है। हाँ, तो ये हम किरचॉफ लॉ तक हमने डिस्कशन किया। कोई भी किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं अभी। किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लें। ये जो भी हम आज थ्योरी पढ़ रहे हैं, जो भी फॉर्मूले पढ़ रहे हैं, उनके ऊपर हम अगली क्लास में क्वेश्चन करेंगे थर्मल रेडिएशन के ऊपर। काफी सारे उस पर क्वेश्चन बनते हैं इन पर, तो हम पूरी क्लास में क्वेश्चन ही करेंगे तब। सभी बोल रहे हैं नो डाउट, तो इसलिए हम आगे बढ़ सकते हैं।
तो किरचॉफ लॉ में ही हमारे पास जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो वैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं कि हमारे पास में एक बॉडी है ना? ये ब्लैक डॉट टाइप में है मान सकते हैं हम, या फिर कोई भी ब्लैक कलर से पेंट है ना? ब्लैक पेंट से कोई डॉट बनाया है ब्लैक इंक से। अब उस डॉट को जब हम हीट करते हैं, है ना? तो हीट करेंगे, पहले हीट दिया और फिर उसको हमने कहाँ रख दिया, उसको एक डार्क रूम में रख दिया, ठीक है? तो वो ज़्यादा ग्लो करेगा, कम ग्लो करेगा या बिल्कुल ही नहीं चमकेगा, इस टाइप से हमारे पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है? तो ऐसे पूछते हैं हमसे कि हमारे पास में बोलेगा क्वेश्चन में कि एक पेंट से एक ब्लैक डॉट ड्रॉ किया, है ना? फिर उसको हीट किया गया पहले और तुरंत हीट करने के बाद उसको एक डार्क रूम में रख दिया, प्लेस कर दिया डार्क रूम में। तो फिर पूछते हैं कि उस वह फर्स्ट स्टेटमेंट होगा कि वह ज़्यादा ग्लो करेगा, दूसरा कम ग्लो करेगा, बिल्कुल ग्लो नहीं करेगा। ऐसे हम इसमें स्टेटमेंट बनते हैं। तो हम उसको कौन से लॉ के आधार पे देखेंगे? किर्चॉफ लॉ के अनुसार उसको हम डील करेंगे। जैसे कि हमने क्या किया है, अब ब्लैक डॉट है, हमने बात की आइडियल ब्लैक बॉडी जो है नॉर्मल ज़्यादा बनने की जो पॉसिबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी, वो किसकी होती है? ब्लैक कलर की ज़्यादा होती है, ब्लैक बॉडी की ज़्यादा होती है। तो अगर ब्लैक डॉट है, जब उसको हीट करेंगे ना, तो उसकी जो एब्जॉर्प्टिव पावर होगी वो ज़्यादा होगी, है ना? हीट करने पर वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो और रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ट्रांसमिट भी नहीं करेगा, कम से कम ट्रांसमिट होगी, कम से कम रिफ्लेक्ट होगी। मैक्सिमम हीट को वो क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना? और फिर उसके बाद जब उसको हम तुरंत एक डार्क रूम में रखेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा कि वह डॉट जो है, अब जब उसकी अब वही चीज़ है कि जब वो ब्लैक डॉट है, हीट करने पर ज़्यादा से ज़्यादा तो एब्जॉर्ब कर रहा है हीट को, तो जैसा हमने बोला किर्चॉफ लॉ में कि एब्जॉर्प्टिव पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? एमिसिव पावर से। तो जब एब्जॉर्ब ज़्यादा कर रहा है हीट को, तो डार्क रूम में रखने पर इमिट भी ज़्यादा से ज़्यादा करेगा। तो डार्क रूम में रखने पर वह जो डॉट है ब्लैक डॉट, वह ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को क्या करेगा? एमिट करेगा। इसकी वजह से वह ज़्यादा चमकेगा। जब एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ कर रहा है, तो फिर वह ज़्यादा चमकेगा। तो विल ग्लो मोर। ये आंसर बनेगा इसका कि ब्लैक डॉट है, अगर उसको पहले हीट दिया हमने, फिर उसको तुरंत एक कोल्ड या मतलब डार्क रूम में रख दिया, तो वह ज़्यादा चमकेगा कि कम चमकेगा? ज़्यादा चमकेगा, ग्लो ज़्यादा करेगा, है ना? ऐसे हमारे पास में क्वेश्चन बनते हैं। तो इसे हमें किर्चॉफ लॉ के अकॉर्डिंग सोचना है कि हाँ भाई, हीट करने पर वह ज़्यादा एनर्जी एब्ज़ॉर्ब कर रहा है, तो जब उसको डार्क रूम में रखेंगे, ठंडा होगा, टेम्परेचर कम होगा, तो फिर वह रिलीज़ भी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी करेगा, एमिट भी ज़्यादा करेगा। क्योंकि एब्जॉर्प्टिव पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है? एमिसिव पावर पे। ये हमारे पास में चीज़ है। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो यह है कि जैसे ये हमारे पास में 3 मेटल के यूटेंसिल हैं, या 3 मेटल की हमारे पास बॉडी है, शाइनी मेटल, ग्रे मेटल एंड डल रफ ब्लैक। मतलब कलर की बात करें तो एक मेटल तो ऐसी है जो शाइनी है, मतलब शाइन कर रही है, चमक रही है बिल्कुल। थोड़ा ग्रे कलर है दूसरी का, मतलब थोड़ा बहुत शाइन कर रही है, और तीसरी डार्क है ना? ब्लैक है, बिल्कुल डार्क कलर है जो नहीं चमक रहा। तो अब कौन सी बॉडी, अब वही है जैसे मानते चले इन तीनों बॉडी, क्वेश्चन में बोलेगा कि हमारे पास 3 बॉडी शाइनी, ग्रे एंड डल रफ ब्लैक बॉडी है। तीनों को हमने हीट किया, टेम्परेचर दिया इनको, हीट करने के बाद फिर इनको तुरंत डार्क रूम में रख दिया। तो कौन-सी बॉडी ज़्यादा ग्लो करेगी? ऐसा पूछेगा हमसे। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें भी? डल रफ ब्लैक वाली बॉडी ही हमारा आंसर होगा। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अब वो ये है कि ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर मतलब ब्लैक बॉडी बनने के चांस ज़्यादा हैं, ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव थोड़ा बहुत करेगा ये। तो जब इसको हीट किया जाएगा तो यह ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को क्या करेगा? एब्ज़ॉर्ब करेगा। ज़्यादा एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब करेगा, तो फिर इमिट भी ज़्यादा करेगा, है ना? तो जब डार्क रूम में रखेंगे तो डार्क डल रफ ब्लैक जो बॉडी है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी को इमिट करेगी, है ना? तो इसकी एमिसिव पावर भी ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा इमिट करने पर ये ज़्यादा चमकेगी, ये बात है। तो ब्लैक कलर हमेशा ज़्यादा चमकेगा अंधेरे में, हीट करने के बाद। इन क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लें। ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, पर हमें उस समय ये ध्यान पे नहीं आ पाता कि हाँ, इसमें कौन-सा कांसेप्ट लगेगा। बस हमें ये याद रखना है, हाँ, इन टाइप के क्वेश्चन में हमें किर्चॉफ लॉ लगाना होता है। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं।
ज्योति मौर्य बोल रही हैं कि जेई में किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर किरचॉफ लॉ पे बोलेंगे तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही बनेंगे किरचॉफ लॉ के ऊपर। तो किरचॉफ लॉ पे कोई भी फॉर्मूला बेस्ड या फिर कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं बन सकता, पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे जैसे मैंने ये दो क्वेश्चन बताए हैं। जेई हो चाहे नीट हो, दोनों में सेम ही क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल अब तो। और जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है वो स्टीफन्स लॉ, वीन्स लॉ, शीतलन लॉ इन पे बनते हैं, जिनको हम आगे पढ़ेंगे, उनमें फॉर्मूले आएंगे, उनके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये हम बात कर सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे स्टीफन्स लॉ के बारे में, जहाँ से हमारे पास फॉर्मूला आएगा और यहाँ से अपने पास जो है क्वेश्चंस बनते हैं, जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। तो स्टीफन्स लॉ की अगर हम बात करें तो स्टीफन्स लॉ क्या बोलता है? स्टीफन्स लॉ ये बोलता है कि कोई भी जो बॉडी होती है, बॉडी जो है उसके द्वारा जो इमिट रेडिएशन होती है, कोई भी बॉडी जो रेडिएशन को इमिट करती है, या ऐसा बोल सकते हैं कि उसकी जो मतलब इमिसिव पावर होती है ई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टी की पावर 4 के, टेम्परेचर की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4। ये आता है अपने पास इक्वेशन से आती है, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4 के, है ना। अब तो यह स्टेटमेंट क्या बनता है इसमें कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिटेड पर यूनिट टाइम फ्रॉम एन एरिया ए ऑफ अ ब्लैक बॉडी एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर। तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी बॉडी की जो एमिसिव पावर ई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की पावर 4 से। ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4। फिर इसमें से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो हमारे पास में यहाँ पे आता है सिग्मा और ई। सिग्मा जो है वो होता है स्टीफन्स कांस्टेंट और ई होता है हमारे पास एमिसिविटी। तो ई जी इक्वल टू हो जाता है क्या, सिग्मा ई टी की पावर 4, है ना। कैपिटल ई इज इक्वल टू सिग्मा स्मॉल ई टी की पावर 4 पे। ये हमारे पास में इक्वेशन आती है जिसमें कैपिटल ई तो क्या हो जाती है एमिसिव पावर, है ना। सिग्मा हो जाता है स्टीफन्स कांस्टेंट, है ना। स्मॉल ई होती है एमिसिविटी, और टी जो है कैपिटल टी वो हो जाएगा टेम्परेचर, टेम्परेचर की पावर 4। यहाँ पे जो स्टीफन्स कांस्टेंट है सिग्मा, उसकी वैल्यू कितनी होती है 5.67 इंटू में 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। वैल्यू अगर हम देखें तो कितनी है 5.67 इंटू 10⁻⁸। यह वैल्यू हमें डायरेक्ट याद रखनी होगी क्योंकि क्वेश्चंस में यह वैल्यू हमें पुट करनी होती है न्यूमेरिकल्स में। तो स्टीफन्स कांस्टेंट सिग्मा की वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10⁻⁸। यूनिट अगर हम निकालेंगे सिग्मा की तो फॉर्मूला क्या है, ई इज इक्वल टू सिग्मा ई स्मॉल ई टी की पावर 4। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास में, सिग्मा हो जाएगा ई अपॉन स्मॉल ई टी की पावर 4। तो जो है हमारे पास में इमिसिव पावर की यूनिट हमें पता है जूल पर सेकंड मीटर स्क्वायर, अपॉन क्या हो जाएगा केल्विन की पावर 4, है ना। वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4, टी की पावर 4 था तो टेम्परेचर की पावर 4 यानी केल्विन की पावर 4, ये हमारे पास यूनिट आ जाएगी, निकाल सकते हैं। अल्फा की वैल्यू हमें याद रखनी है सिग्मा की, स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू 5.67 इंटू 10⁻⁸, 5.67 इंटू 10⁻⁸ ये होती है। द अमाउंट ऑफ रेडिएशन, अब यहाँ से हम जब इमिसिव पावर क्या है ई, तो ई इज इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन ए टी। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, क्यू बाय टी भी निकाल सकते हैं। क्यू बाय टी मतलब रेट ऑफ हीट या रेडिएशन की, रेडिएशन इमिट करने की रेट भी निकाल सकते हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में रेट आ जाएगी क्यू बाय टी। तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, सिग्मा ई सिग्मा स्मॉल ई ए टी की पावर 4, सिग्मा स्मॉल ई ए टी की पावर 4, एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेट बन जाएगी, और अगर टाइम से और मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास डायरेक्ट हीट आ जाएगी। अमाउंट ऑफ रेडिएशन आ जाएगी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा स्मॉल ई ए टी की पावर 4 इंटू स्मॉल टी, सिग्मा स्मॉल ई ए टी की पावर 4 टी, ये हमारे पास में आ जाएगी टाइम से। तो हमारे पास तीन चीजें, एक है इमिसिव पावर, एक है हमारे पास रेट ऑफ इमिसिविटी, एंड एक है हमारे पास हीट जो है क्यू। तो इमिसिव पावर क्या हो जाएगी सिग्मा स्मॉल ई टी की पावर 4, एंड रेट आ जाएगी क्यू बाई टी,
सिग्मा स्मॉल ई ए टी की पावर 4 एंड टोटल हीट जो है वो हो जाएगी सिग्मा ए स्मॉल ई टी की पावर 4 इंटू में टाइम स्मॉल टी। ये अपने पास में इक्वेशन आती है। तो ये आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए हम स्टीफन्स लॉ से फॉर्मूले निकाल सकते हैं। इसके ऊपर अपने पास क्वेश्चन बनते हैं। तो अब यहाँ पे हम आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए अगर हम देखेंगे तो स्मॉल ई एमिसिविटी क्या होती है, रिलेटिव एमिसिविटी हमने देखा था 1 के इक्वल होती है। तो रिलेटिव एमिसिविटी की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे 1। तो थ्यो इज इक्वल्स टू वहाँ पे डायरेक्ट जो फॉर्मूले यहाँ लिखे हुए हैं वो तो इसके ऊपर है, आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए ही है हमारे पास। तो थ्यो इज इक्वल्स टू सिग्मा ए टी की पावर 4 टी है ना, और कैपिटल ई इज इक्वल्स टू सिग्मा टी की पावर 4। ऐसे हम डायरेक्ट करते हैं ई की वैल्यू को, वहां से हम स्मॉल ई को हटा देते हैं, क्योंकि हम मान लेते हैं कि भाई ये आइडियल ब्लैक बॉडी है और आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए एमिसिविटी क्या होती है 1 होती है। वो चीज है यहाँ पे। ये हमारी आज की क्लास का लास्ट स्लाइड है, मतलब कि हमने स्टीफन्स लॉ तक आज हमने बात की। अगली क्लास में हम आगे और कंटिन्यू करेंगे इसी में, स्टीफन्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। फिर इसके बाद में हम जो वीन्स लॉ है, वीन्स कांस्टेंट, और क्या है अपने पास जो न्यूटन्स लॉ आता है उसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो उस टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो हमेशा पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं वो लगभग, वो उसके ऊपर हम देखेंगे। तो आज की क्लास में हमने मेनली किसके बारे में बात की, थर्मल रेडिएशन के बारे में। उसके अंदर हमने प्रेबोस्ट थ्योरी है ना, उसके अंदर हमने स्टीफन्स लॉ, किरचॉफ लॉ, इन सब के बारे में बात की। प्रेबोस्ट थ्योरी में जैसा हमने बोला कि बॉडी जो है वो एनर्जी रिलीज और वो दोनों करती है। कोई भी बॉडी एनर्जी रिलीज और एनर्जी एब्जॉर्ब दोनों करती है सराउंडिंग से, 0 केल्विन टेम्परेचर को छोड़ते। फिर किरचॉफ लॉ में हमने बोला कि जो इमिसिव पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तीसरे एब्जॉर्प्टिव पावर से, और रेशो जो है कांस्टेंट होता है और वो तीसरे इक्वल होता है इमिसिव पावर ऑफ आइडियल ब्लैक बॉडी से। फिर स्टीफन्स लॉ में देखा कि इमिसिव पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की पावर 4 से। ये हमारे पास होता है। तो ये हमारे पास में 3 लॉ यहाँ तक पढ़े और हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो इन पर आप क्वेश्चन करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं कोशिश करें। जो हमने कंडक्शन चैप्टर पढ़ा उसके ऊपर मेन जो है क्वेश्चन जो बनते हैं जैसे हमने कराए वो भी करें। पीडीएफ हम प्रोवाइड कर देंगे। तो पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डलवा देता हूँ। चलो आज ही आपके लिए, अभी हमारी लगभग 6 क्लास हो चुकी हैं, तो मैं 6 क्लास की पीडीएफ आपको डलवा दूंगा अभी तक की। उनमें से आप फॉर्मूले वगैरह देख लें और क्वेश्चन जितने ज़्यादा हो सके उतने करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, पेपर लगाएं डेली। तो आप लोगों को पीडीएफ में डलवा दूंगा आपके लिए। आज ही हम पीडीएफ अपलोड करवा देंगे, उनसे आप चैप्टर रिवाइज करें और लाइव क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, जिससे आपको कोई भी डाउट हो वो आपके क्लियर हो सके। जो भी आपके संग या साथ वाले जो बच्चे हैं, जो क्लासमेट्स हैं, उनको भी इस योजना से जोड़ें और इस फ्री एजुकेशन का वो भी लाभ ले सकें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हों। और जो अब आपका टेस्ट आ रहा है उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करें। जो सैटरडे को आपका टेस्ट है, जो भी उसका सिलेबस है उसको अच्छे से प्रिपेयर करें, उसके लिए क्वेश्चन उसमें आपको अच्छे ही दे देंगे। तो उनके लिए अच्छे से तैयारी करें और अच्छा स्कोर करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस लगातार करते रहें। थैंक यू ज्योति, तनिष।
कोई भी डाउट हो तो अभी भी आप पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास और 2-4 मिनट का टाइम है। क्वेश्चन आप लोग लगाते रहें लगातार। पेपर डेली एक पेपर डेली सॉल्व करें, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर पेपर देखा जाए 8 अगस्त जो डेट दी है एनटीए वालों ने, उस हिसाब से आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो डेली एक पेपर सॉल्व करें। फिजिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्योंकि फिजिक्स में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही जो है लाभ मिल सकता है आगे मेन पेपर में। और और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप फॉर्मूलों को एक जो है नोटबुक अलग से बना लें, उसमें से जितने भी चैप्टर्स के फॉर्मूले हैं उनको लिखना शुरू कर दें अभी से, और डेली उनको रिवाइज भी करें। क्योंकि फॉर्मूले आपको अगर मेन पेपर में याद नहीं आ पाए तो आप क्वेश्चन को आते हुए भी नहीं कर पाएंगे, और वहाँ पे आप जो है कॉन्फिडेंस अपना खो देंगे, होपलेस हो जाएंगे बिल्कुल। तो आपको फॉर्मूले बिल्कुल मुंह जबानी रटे होने चाहिए। उसके लिए यही एक चीज़ है जो जिसे हम सभी करते हैं कि एक नोटबुक लें, उस पे सारे चैप्टर की हेडिंग डाल के सारे उसके शॉर्ट नोट्स टाइप में बना लें, सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट कंसेप्ट उस पर लिख लें। जैसे अब मैं थर्मल फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो थर्मल फिजिक्स से आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। जैसे हमने जो हमारी थ्योरी वाली स्लाइड्स होती हैं उनको आप उसमें ले सकते हैं। वो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी मेन पेपर में। क्योंकि फ़ॉर्मूला याद रखना काफ़ी टफ हो जाता है। एक ही चैप्टर में अगर हम थर्मल फिजिक्स की बात करें तो इसमें ही बहुत सारे चैप्टर लगभग 50-100 के समथिंग इसमें फ़ॉर्मूले आते हैं जब हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। क्योंकि अभी हमारे पास आपने देखा होगा कि थर्मल एक्सपांशन, कैलोरीमेट्री और ये जो है हमने थर्मल रेडिएशन, इनमें जो है काफ़ी सारे फ़ॉर्मूले हमने देखे। कंडक्शन में ही काफ़ी फ़ॉर्मूले हैं। फिर इसके बाद हम केटीजी पढ़ेंगे और थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे, उसमें भी काफ़ी सारे फ़ॉर्मूले हम पढ़ेंगे। तो इसलिए फ़ॉर्मूलों को लिखना ज़रूरी है आपके लिए। फिज़िक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। थैंक यू रानू, थैंक यू मनोज, थैंक यू पल्लवी।